हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। मैं हरिकेश आपका स्वागत करता हूं आज की एक नई बेहतरीन जियोग्राफी की क्लास में। चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं चट्टानों का निर्माण और उनके प्रकार। आइए साथी, एकदम बेहतरीन तरीके से बेसिक से करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। चलते हैं आज की क्लास की ओर। लेट्स गो, चलते हैं भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। चट्टाने, ठीक मेरे भाई, क्या होती हैं चट्टाने, ठीक है। कैसे हो बनती हैं चट्टाने, चलो देखते हैं आज। रॉक्स, ठीक मेरे भाई। चट्टाने क्या होती हैं? भूपटल पर वे सभी पदार्थ जो धातुएं नहीं है चट्टान कहलाते हैं, ठीक मेरे भाई। निर्माण विधि के अनुसार चट्टाने तीन प्रकार की होती हैं मेरे भाई। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। चलो आज देखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक मेरे भाई। आ जाइए। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान होती हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं जिन्हें। ये रबेदार चट्टान होती हैं, ठीक है। ठीक है, रबेदार चट्टान। रबेदार चट्टान मतलब दानेदार चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स इंग्लिश में कहते हैं इन्हें, अवसादी चट्टान को। और रूपांतरित चट्टान, ठीक है मेरे भाई, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के प्रकार अगर देखें तो ये अंतर्भेदी चट्टान। आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की होती है मेरे भाई। कितने प्रकार की? आग्नेय चट्टान के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक अंतर्भेदी, अंतर्भेदी, अंतर्भेदी चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है। अंतर्भेदी, अंतर्भेदी, अंतर्भेदी मेरे भाई, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, आग्नेय। तथा बहिर्भेदी, बहिर्भेदी, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय, चलो ठीक है भाई। आग्नेय चट्टान, ये बहिस्फोटिक, ये थोड़ा मिसप्रिंट है ये चीजें लिख लीजिएगा, ठीक मेरे भाई। काली मिट्टी इन्हीं चट्टानों से बनी होती है। किन चट्टानों से? बहिर्भेदी जो चट्टानें होती हैं उन्हीं से काली मिट्टी बनी होती है, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसमें कपास मृदा भी कहते हैं काली मिट्टी को, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, ठीक। इग्नियस रॉक्स, चलो भाई। इसका निर्माण भूमिगत से निकलने वाली तरल मैग्मा के जमकर ठंडा होने से होता है। जो आग्नेय चट्टानें हैं, भूमिगत आप लोगों को बताए थे कि जो मैग्मा होता है पृथ्वी इसकी सतह के अंदर, जो मैग्मा होता है वो ऊपर निकलकर पृथ्वी की सतह पर आकर उसे लावा बोला जाता है। वो ठंडा हो जाता है तब वही चट्टानें बन जाती है, ठीक मेरे भाई। दूसरे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इसमें, जो है ना, इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें, इसमें इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। जीवाश्म क्या? आग्नेय मतलब आग, आग, आग्नेय नाम से समझ में आ रहा, आग, ठीक मेरे भाई। आग, तो आग में जो भी होता है ना, जीवाश्म जितने भी आएंगे, जितने भी जीव जंतु, जो भी पत्तियां आएंगी ना, वो सब जल जाएंगी। तो जीवाश्म कहाँ से बनेंगे इसमें, ठीक है। इन्हें प्रारंभिक चट्टानें भी कहते हैं, इन्हें प्रारंभिक चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट, क्रस्ट परपटी का, क्रस्ट आपको बताए थे ना, परपटी का सबसे ऊपरी भाग जो वो होता है, क्रस्ट होता है पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे परपटी कहते हैं। का 95% भाग आग्नेय चट्टानों का बना होता है, ठीक मेरे भाई। ये दो प्रकार की होती हैं आग्नेय चट्टानें। अभी ना बताए, अभी बताए हैं अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अंतर्भेदी चट्टान, अंतर्भेदी, अंतर्भेदी, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, ठीक है। इंट्रसिव, इंट्रसिव इग्नेयस रॉक, ठीक मेरे भाई। जब मैग्मा सतह के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, जब मैग्मा मैग्मा आता है, वो जो सतह होती है उसके अंदर ही किसी कारणवश अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उसे अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। इसका उदाहरण जो है ग्रेनाइट, डोलेराइट, गैब्रो, ठीक है। डोलेराइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, ये चीज याद रखिएगा मेरे भाई। ग्रेनाइट और डोलेराइट, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में दिल्ली पुलिस में पूछी गई है। चलो आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई। आगे क्या है? बहिर्भेदी चट्टान, बहिर्भेदी चट्टान, बहिर्भेदी चट्टान ये है, ठीक। बहिर्भेदी चट्टान, ये बाह्य चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक। कभी कभी मैग्मा
कभी 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 मैग्मा भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है। जब मैग्मा भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं ना। यही ठंडा होकर, तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है। इसे बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, इन्हें ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी चट्टान उदाहरण है बैसाल्ट, गैब्रो आदि। बेसाल्ट और गैब्रो आदि, सॉरी गैब्रो इसमें काट दीजिएगा मेरे भाई। गैब्रो तो अभी बता चुके हैं पीछे। ठीक है, गैब्रो। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में जो आग्नेय चट्टानें, इनमें दरार पड़ जाती है मेरे भाई, दरार पड़ जाती है, चटक जाती है जिसे कहते हैं ना। तो उनसे चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में अलग होकर के ये अवसादी चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण बताया ना, दरारें पड़ जाती हैं, उसी प्रकार आग्नेय चट्टानों के टूटने से ये अवसादी चट्टानें बनती हैं। ठीक है, अवसादी चट्टान कहते हैं इन्हें। ये परतदार बनावट वाली होती हैं। आग्नेय जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो परतदार होती हैं। ठीक मेरे भाई, संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन परपटी के निर्माण में इनका योगदान सिर्फ 5% है। ठीक, सिर्फ 5% है मेरे भाई। ठीक है, और ये संपूर्ण क्रस्ट के 75% भाग पर अवसादी चट्टानें होती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या बात की गई है? आगे अवसादी चट्टानों के उदाहरण दिए हैं। उदाहरण तो एकदम याद करिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती हैं। पवन द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित जो चट्टान होती है उसे लोएस कहते हैं, अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसाद। हिमानी द्वारा, बोल्डर क्ले कहते हैं उसे, बोल्डर क्ले। ये चीज याद रखिएगा, जल द्वारा जो निर्मित होती है, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, गोलोमिट हो गया। ठीक है, चिकनी मिट्टी हो गई या चीका मिट्टी कहते हैं, क्ले, क्ले भी कहते हैं इसे। ठीक, सेल आदि। इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टान होते हैं उसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। बताया ना अभी, परतदार इसकी जो चट्टान होती है, ये परतदार चट्टानें होती हैं। अब परतदार मतलब एक परत बनी, फिर कोई जीव आ गया, कोई मर उसमें जाके गिर के मर गया। ठीक, उसमें जो दब जाता है, फिर दूसरी परत जब आएगी तो उसमें दब जाएगा। ठीक मेरे भाई, दब जाएगा तो वही बात, कुछ दिनों बाद जीवाश्म बन जाएंगे। ठीक है, जीव जंतु द्वारा निर्मित। ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया। ठीक है, चूना पत्थर और खड़िया, ये जल द्वारा, याद रखिएगा, बलुआ पत्थर और गोले मिट। ठीक, पौधे, पेड़ पौधे द्वारा, पीट कोयला। ठीक है, पीट और कोयला, कोयला जीवाश्म है ना मेरे भाई, जीवाश्म। ठीक है, आगे क्या है? रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित, डोलेमाइट हो गया, सेंधा नमक। सेंधा नमक खाया है जिसे काला नमक भी कहते हैं, सेंधा नमक, सॉरी सेंधा नमक को लाल नमक भी कहते हैं हम लोग। भाई रेज हो जाओ। ठीक है भाई, रॉक साल्ट, रॉक साल्ट, जिप्सम आदि। जिप्सम, जिप्सम आपको जब साइंस की वन शॉट लेने वाले हैं उसमें जिप्सम पढ़ाएंगे। CaSO4 इंटू 2H2O, जो ये जिप्सम का फार्मूला होता है, जिप्सम, जिप्सम। ठीक मेरे भाई, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है? आगे क्या है मेरे भाई? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ये क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के अपरदन से मिलकर के आग्नेय चट्टान, उच्च ताप व दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें जब मिलती हैं, ठीक है, तब अवसादी चट्टानों का, सॉरी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ताप, दाब व दबाव के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों के संघटन तथा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, ये सब कठोर चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जो कायांतरित चट्टानें भी हैं, इनमें भी जीव नहीं पाए जाते हैं मेरे भाई, जो जीवाश्म है वो नहीं पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं आप कहेंगे तो? अवसादी चट्टानों में। ठीक मेरे भाई, रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण की बात करें अगर, तो रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण इसमें भी याद करिएगा मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। स्लेट, स्लेट हो गया, जो किससे बना है? सेल और मडस्टोन से बना होता है स्लेट। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट
अवसादी चट्टान है, इसे सॉरी अवसादी बता रहा है, रूपांतरित चट्टान है ना, इसे भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। जो ग्राइस है, जो ग्राइस है, ग्राइस ये ग्रेनाइट से बना है मेरे भाई। संगमरमर, संगमरमर मार्बल, ठीक है, ये चूना पत्थर डोलेमाइट व खड़िया से बना होता है, ठीक। सिस्ट, जो सिस्ट होता है वो किससे बना है? सेल से। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट ये किससे बना है? कोयला। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे क्या है मेरे भाई? आगे क्या है? अब एक चीज नोट करिएगा इसमें, एक चीज नोट करिएगा, जब मैग्मा धरातल पर पहुंचता है, जब मैग्मा धरातल पर पहुंचता है तो उसका ज्वलनशील भाग वायुमंडल में उड़ जाता है। उसका जो गैसीय भाग होता है, जो मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आता है, जो उसमें गैसें होती हैं वो तो वायुमंडल में मिल जाती हैं। और और जो बचा हुआ भाग है उसे लावा कहते हैं। बचा हुआ तरल पदार्थ जो बचता है उसे क्या कहते हैं? लावा। ज्वालामुखी विस्फोट में मैग्मा के अतिरिक्त गैसें, राख, पत्थर, बोल्डर इत्यादि पदार्थ भी निकलते हैं, ठीक है। राख, पत्थर, फोल्डर और गैसें भी निकलती हैं मेरे भाई, ये चीज भी याद रखिएगा। लावा या मैग्मा जिस छिद्र से बाहर निकलते हैं उसे क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। यही अगर भयानक कटोरा सा रूप ले ले, इस प्रकार से कटोरा सा रूप ले ले, तो इसे कोल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्डेरा। ठीक मेरे भाई, जब उसका आसपास का भाग ही ध्वस्त हो जाता है, किसका? जब ज्वालामुखी फटता है तो कोल्डेरा कहते हैं, ठीक मेरे भाई। कोल्डेरा कटोरा रूप का होता है। चलो भाई आगे क्या है, अगली स्लाइड पर क्या है बात करने वाले हैं। अब हम लोग वायुमंडल की बात करते हैं। क्या क्या बात करते हैं? वायुमंडल। अपने पृथ्वी के जो भी है जहां हम रहते हैं, वायुमंडल किस प्रकार का है वो बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर वायु गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु और गैसें हैं इसे ही वायुमंडल कहते हैं, अपने आवरण जो भी है गैसों का आवरण, ठीक। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन और 0.03% जो है CO2 व अन्य गैसें हैं, ठीक है। और एक चीज है आर्गन। आर्गन है मेरे भाई, वो कितना परसेंट है? 0.93%, इसे भी याद रखिएगा, ये आर्गन, ठीक है। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें हैं, 5 परतें हैं, देखिएगा। सबसे पहले जो हमारे आसपास होती है, हमारे आसपास होती है उसे कहते हैं क्षोभमंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ठीक मेरे भाई। और जो क्षोभमंडल के ऊपर की परत है उसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में ही समताप मंडल में ही जो है ओजोन परत होती है मेरे भाई। क्या होती है? ओजोन परत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओजोन पूछा जाता है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे? समताप मंडल में, ठीक मेरे भाई, ओजोन परत, ठीक है। समताप, और जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो क्षोभमंडल के ऊपर लगभग समताप मंडल में ही उड़ते हैं, जो हमारे हवाई जहाज वायुयान उड़ते हैं, ठीक मेरे भाई। समताप मंडल के ऊपर की परत है उसे मध्यमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यमंडल, ठीक है। चौथे नंबर पर जो आता है मध्यमंडल के ऊपर तापमंडल होता है, ठीक है, आयन मंडल भी कहते हैं इसे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या है? आगे क्या है? 5वें नंबर पर बहिर्मंडल। 5वें नंबर पर बहिर्मंडल है। चित्र विवरण इसमें देखते हैं। इसमें ये चीज इस प्रकार से बना लीजिएगा, एक सारणी टाइप की, ठीक मेरे भाई, सारणी टाइप की। क्षोभमंडल है, इसकी सीमा 8 से 18 किलोमीटर तक फैला है। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल कितनी, इसकी दूरी कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर, याद करिएगा। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, जो क्षोभमंडल है यहाँ तापमान है ऊंचाई के साथ घटता है। यहाँ क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान जो है लगभग कितना होता है मेरे भाई? -80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समताप मंडल की जो सीमा है वो 18 से 50 किलोमीटर, ये चीजें याद रखिएगा। क्षोभमंडल की 8 से 18 किलोमीटर और समताप मंडल की 18 से 50 किलोमीटर, ठीक है। तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ठीक है मेरे भाई, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, मतलब यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है।
यहाँ यहाँ सोचिएगा, क्षोभ मंडल में जब बढ़ता है, क्षोभ मंडल की लास्ट सीमा पर -80 डिग्री पहुंच जाता है। अब बढ़ता कब है, समताप मंडल में बढ़ता है और 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ठीक मेरे भाई। मध्यमंडल में, मध्यमंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। मध्यमंडल की सीमा 50 से 80 किलोमीटर तक है। ठीक है। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है, तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, यहाँ पहुंच जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक मेरे भाई। और तापमंडल जो है, तापमंडल 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप, बहिर्मंडल बाह्य सीमा, बहिर्मंडल तापमंडल के ऊपर बाह्य सीमा, पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ है वायुमंडल। ठीक मेरे भाई। ठीक मेरे भाई, चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्षोभ मंडल और जो भी जितने ये 5 मंडल बताए, ये सब इनका एक्सप्लेनेशन है यहाँ। ठीक है, चलो देखते हैं एकदम बारीकी से। ठीक, यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। जो क्षोभ मंडल है ना, बताया अभी, पृथ्वी की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा से, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा से 16 नहीं 18 करिएगा, 18 किलोमीटर से 8 किलोमीटर पर जाने से घटती है। ठीक है, ऊंचाई है ना 8 से 18 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। हमारा वायुमंडल जो है, पृथ्वी के सतह के ऊपर का जो भाग है वही क्षोभ मंडल है, तो सबसे ज्यादा घटनाएं तो यहाँ होंगे नहीं वाली है मेरे भाई। ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है मेरे भाई। ठीक है। क्षोभमंडल के ऊपरी सीमांत भाग पर स्थित संक्रमण रेखा है। क्या है, संक्रमण रेखा, जो क्षोभमंडल को समताप मंडल से अलग करती है। कौन सी रेखा, संक्रमण रेखा। ठीक है, क्षोभमंडलीय विराम कहलाती है। जो संक्रमण रेखा है, संक्रमण रेखा है, वो क्षोभमंडलीय विराम कहते हैं। विराम मतलब क्षोभमंडल वहां से खत्म और समताप मंडल स्टार्ट। ठीक है, बात करते हैं समताप समताप मंडल की। ठीक है मेरे भाई। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ऊंचाई के साथ, यहाँ क्या था, तापमान घटता था। यहाँ क्या था, तापमान क्षोभमंडल में घटता था। कितना पहुंच जाता है लास्ट सीमा तक, -80 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यहाँ बढ़ता है, यहाँ बढ़कर के कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक मेरे भाई, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल वायुमंडल की स्थिर परत मानी जाती है। समताप मंडल जो है वायुमंडल की स्थिर परत मानी जाती है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अभी बताए थे ना पीछे, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक मेरे भाई। ठीक है, यही जो एक चीज ऐड ऑन करिएगा इसमें, वायुयान जो है, वायुयान जो है वो, वायुयान समताप मंडल में ही, समताप मंडल समताप मंडल समताप मंडल में ही, समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक मेरे भाई, समताप मंडल में ही उड़ते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, उड़ते हैं या चलते हैं, जो हमारे हवाई जहाज चलते हैं ना, वो समताप मंडल में ही चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या है, मध्यमंडल। आगे क्या है, मध्यमंडल, मीसोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल स्थित है, जिसका विस्तार 80 किलोमीटर तक है। कितना मेरे भाई, 80 किलोमीटर तक। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है। देखो, पहले घटता है क्षोभमंडल में, फिर समताप मंडल में बढ़ता है, फिर मध्यमंडल में, फिर घटता है। ठीक मेरे भाई, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पर इसका तापमान जो है ना -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान, सोचिएगा। आयन मंडल, आयन मंडल या तापमंडल। ठीक है, आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। ठीक है, बात करते हैं चौथे नंबर पर जो परत होती है, उसे क्या कहते हैं, आयन मंडल। ये तीसरे नंबर की परत है। ठीक है भाई, तीसरे नंबर की परत है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल चौथे नंबर पर पाया जाता है। ठीक है, जिसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग जो है 500 से 600 किलोमीटर है मेरे भाई। कितनी है, 500 से 600 किलोमीटर तक है। इस परत से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये चीज
इम्पोर्टेंट है जो है ना, तापमंडल या आयन मंडल से ही, तापमंडल या आयन मंडल से ही रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है पृथ्वी पर। ठीक मेरे भाई। आगे क्या है, आयन मंडल से पृथ्वी की ओर गिरने वाले तारा या उल्का पिंड, ठीक है, तारा या उल्का पिंड इसी मंडल में आकर जल जाते हैं। जो जो है ना, आयन मंडल से पृथ्वी की ओर गिरने वाले अंतरिक्ष से जो तारा या उल्का पिंड गिरते हैं वो इसी मंडल में आकर क्रैश हो जाते हैं, जल जाते हैं। और जो भी कुछ उल्का पिंड गिर जाते हैं पृथ्वी पर आके बच जाते हैं वहां से, वो पृथ्वी पर आ टकरा जाते हैं। जैसे आपने झील एक पढ़ी थी, एक झील आपको महाराष्ट्र में बताए थे, चिल्का झील, उसका नाम आप कमेंट में बताइएगा मेरे भाई। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। एशिया जब पढ़े थे तब बताई थी मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की वायु सीमा अनिश्चित है, इसका कोई पता नहीं है कहाँ तक है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की हीलियम गैस की प्रधानता है मेरे भाई। ठीक है, इसके ऊपरी सतह में आवेशित कणों की उपस्थिति पाई जाती है। जो चार्ज चार्ज कण होते हैं, चार्ज, ठीक है, उनकी उपस्थिति यहाँ पाई जाती है। जो वन एलन की विकिरण जो वान एलन की विकिरण पट्टियां कहलाती हैं। पट्टियों नहीं, पट्टियां कहलाती है। ठीक है, वान एलन की विकिरण पट्टियां कहलाती हैं। ठीक है मेरे भाई, वान एलन की विकिरण पट्टियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वान एलन की विकिरण पट्टियां। चलो भाई, आगे क्या है, आगे बात करते हैं। इसमें एक चीज ऐड ऑन नोट करिएगा, जेट धाराएं, जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं मेरे भाई, जेट धाराएं भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में स्थित तीव्रगामी वायु, क्षोभमंडल जो है सबसे पहली परत जो वायुमंडल की है में स्थित जो तीव्रगामी वायु प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, जेट धारा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर खलव पवन धारा, फास्ट मूविंग, जो तेज चलने वाली धाराएं होती हैं, फास्ट मूविंग एयर करंट के रूप में यह प्रवाहित होती है। ये धाराएं बहुत तेज चलती हैं मेरे भाई, जेट धाराएं जो हैं। ठीक है, यह धारा लगभग 20 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच चलती है। ठीक है, 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। कौन सी धाराएं, जेट धाराएं। ठीक है भाई, ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर, चलते हैं अगली स्लाइड पर। जेट धाराओं की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस समय हुई जब अमेरिका वायुसैनिक जेट विमान की उड़ान हेतु वायु का अध्ययन कर रहे थे। जो जेट धाराएं थी उनकी खोज जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट में बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, कमेंट में बताना द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, बताइएगा जरा। उस समय हुई जब अमेरिकन वायुसैनिक जो थे जेट विमान की उड़ान हेतु वायु का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, उसी समय उन्हें वायु का शरणा मिलन कहा मिल रहा था, उन्हें वायु का शरण मिल रहा था। ठीक है, जेट धाराएं थी, जिधर ये धाराएं चलती है ना, उसी प्रकार इन धाराओं के साथ साथ जो वायुयान थे उनके, अमेरिकी जो लड़ाकू विमान थे, उसी के साथ जेट धाराओं के साथ उन्हें गति ज्यादा मिलती थी। ये धाराएं तेज चलती हैं, इनके विपरीत चलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही चलते थे धाराओं के। इसका प्रभाव पश्चिम से पूरब होता है। किधर होता है, पश्चिम से पूरब। जेट स्ट्रीम के पथ के साथ मौसमी परिवर्तन होता है। जेट स्ट्रीम के पथ के साथ मौसमी परिवर्तन होता है। शीत ऋतु में इसका वेग ग्रीष्म ऋतु की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, दुगुना होता है, लगभग दोगुना होता है शीत ऋतु में। अब सोचिएगा, जब सर्दी होगी तब और ज्यादा तेज चलेंगी पवनें। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की तुलना में। हाँ, आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसका जो वेग है 129 से 225 किलोमीटर पर आवर, 129 से 225 किलोमीटर पर आवर।
सोचो मेरे भाई, 225 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं ये पवनें। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन है हमारे। आगे आज का जो कंटेंट था वो इतना ही था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या था, क्या है क्वेश्चन। क्या पढ़ा वही है इसमें, जो भी पढ़ा वही है अभी तक। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी आग्नेय या अवसादी थीं, लेकिन भूपर्पटी के भीतर तीव्र गर्मी या दबाव के कारण रूपांतरित हो गई हैं? बताइएगा मेरे भाई, बताइएगा। अभी उदाहरण किए हैं ना पीछे, अभी जो सब उदाहरण किए हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन भी है। और ये आया हुआ है कहाँ? एसएससी सीएचएल में। एसएससी सीएचएल में आया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ठीक है, सॉरी ग्रेनाइट नहीं, क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट। ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टाने हैं, ठीक है। ग्रेनाइट आग्नेय। अब बलुआ, बलुआ पत्थर जो है ये कैसी है? अवसादी चट्टाने। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टानों का उदाहरण है चट्टाने। ठीक मेरे भाई। और जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। चलो भाई आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मशरूम चट्टान या मूंगा चट्टान का निर्माण के कारण होता है, किस कारण होता है बताइएगा? मशरूम चट्टान या मूंगा चट्टान? मूंगा चट्टान, चट्टान। चलो भाई बताइएगा इसमें। पहला ऑप्शन है हिमनद बयान, हिमनद, ठीक है। दूसरा है समुद्री लहरों का जमाव, ठीक है। तीसरा है बहते पानी का क्षरण। चौथा ऑप्शन है डी, हवा का क्षरण। बताइएगा मेरे भाई, हवा का क्षरण। क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन बताइए, बताइएगा मेरे भाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा हवा का क्षरण। ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है। सब पीवाईक्यू करा रहे हैं आपको साथ ही साथ। हमने जो वादा किया था पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कराएंगे, वो सब साथ ही साथ करा रहे हैं, ठीक मेरे भाई। तीसरा कहाँ गया? तीसरा क्वेश्चन, हाँ ये। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? बताइएगा जरा। जैविक अवसादी चट्टान बताइए मेरे भाई, बताइए। अभी पीछे करे थे, बताओ मेरे भाई। चूना पत्थर जो है जैविक अवसादी चट्टान है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? एसएससी सीजीएल ऑफिसर लेवल। सोचिएगा कंटेंट क्या है, ठीक है। एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ आ रहे हैं हम लोग, ठीक मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। जलवायु और जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन कौन सी परत में होते हैं? कौन सी परत में होते हैं? जलवायु, जो बारिश, कौन सी परत में होती है बताइए मेरे भाई, बताओ जरा। एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, कब? 2023 वाले में, ठीक है। पहला ऑप्शन है मध्यमंडल, पहला ऑप्शन मध्यमंडल। दूसरा है क्षोभ मंडल। तीसरा क्या है? तापमंडल। चौथा है समताप मंडल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा क्षोभ मंडल, जो हमारे आसपास की परत है। क्षोभ मंडल है ना सबसे पहली परत, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एसएससी सीएचएल में पूछा गया है, ठीक है। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है? किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है? ऊपर उठती है या निर्मित होती है? बताइए मेरे भाई, बनाइए, बताइए कौन सी प्रक्रिया है ये, बताओ। पहला ऑप्शन है वनोच्छेदन। दूसरा है ज्वालामुखी। तीसरा है अपक्षय। चौथा है पटल विरूपण। तो बताइएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ज्वालामुखी, ठीक है। किस प्रक्रिया द्वारा भूपर्पटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? भी बताया ना, उच्च भूमि या पहाड़ पर्वत पठार बनते हैं इसी से, ज्वालामुखी से, ठीक मेरे भाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। चलो भाई, चलो आगे क्या है? आगे आज का कंटेंट यहीं खत्म। हम लोगों ने जो भी था वो पहले पढ़ा, उसके बाद पीवाईक्यू किए। अब इसके बाद यहीं आज की क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।